हेलो एवरीवन। तो आज हमारा फोर्थ शो है आईटी वाले भैया में। तो आपके आईटी वाले भैया में दीदी हैं, बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी दीदी। तो इन्होंने ये अभी यूरोप की एक कंट्री है स्वीडन, वहां से अपना पीएचडी कर रही हैं। तो ये आपको बहुत चीजें बताएंगी, कैसे आप बाहर, अगर आपका सपना है अब्रॉड में जाने का, तो आप कैसे जा सकते हैं। तो पहले एक बार श्वेता अपने आप को आप बता दो, इंट्रोड्यूस कर दो। ओके सो मेरा नाम श्वेता दास है। मैं इंडिया से हूँ एंड मैं असम में मतलब गुवाहाटी मेरा होम टाउन है। सो इससे ज़्यादा या दैट्स इट। मैंने अपना ये मास्टर्स छोटू सा इसी इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। इसी के तो साथ मैंने अपना मास्टर्स किया था आईआईटी हम्म, मद्रास से। एंड अभी मैं यहाँ पे अपना पीएचडी कर रही हूँ मैथमेटिक्स में। एंड मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो है मैट्रिक्स थियोरी। मैं मैट्रिक्स थियोरी में अपना पीएचडी कर रही हूँ। ओके। तो कुछ फोटोज एंड वीडियोज हैं जो यूनिवर्सिटी से श्वेता कर रही हैं, तो आप लोग एक बार देख सकते हो, इससे थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो श्वेता को भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। हम्म। तो दिखाई दे रहा है स्क्रीन। यस। हम्म। तो ये है ऑर्बिरा, ऑर्बिरो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से। ओरेबरो यूनिवर्सिटी। हाँ। तो ये आप देख सकते हो, इसके इनके ऊपर कुछ वीडियोस हैं, तो ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ। जस्ट अ मिनट। तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ये एक्चुअली वीडियो जो है वो मेरे अपार्टमेंट का जो बालकनी है वहाँ से ओके। कॉरिडोर से लिया था मैंने। एंड ये जो वीडियो है ये मतलब कॉलेज का ही अपार्टमेंट है। तो अगर कोई भी बाहर से आएगा ओरेब्रो यूनिवर्सिटी में, अगर वो कॉलेज कैंपस के अंदर रहना चाहता है तो वो इसी बिल्डिंग में रहेगा एंड यही उसका व्यू होगा उसके ओके। कॉरिडोर से। या सो ये तब लिया था आई थिंक जब पहला स्नो आया था यहाँ पे, अभी ओके। दिसंबर के स्टार्टिंग में। वो तो हमेशा स्नो नहीं होता है, किसी किसी दिन होता है। हाँ सो अभी मतलब दिसंबर से स्नो स्टार्ट हुआ है तो अभी भी ओके। है। तो वो शायद आई थिंक फेब्रवरी तक रहेगा एंड देन इट विल गो। ओके। और आप देख सकते हो ये कहाँ का ये वीडियो जो है? है मेरे अपार्टमेंट से मेरे बिल्डिंग जो वहाँ जहाँ पे मैं अभी हूँ उस ओके। अपार्टमेंट की तरफ का रास्ता है। तो ये भी स्नो वो वही दिन था जब मैंने वो लिया था वीडियो, ओके। सेम वीडियो, एक सेम डे, क्योंकि घर वालों को स्नो देखना था। ओके। ये आप देख सकते हो कैसे बर्फ गिर रही है ऊपर से हल्के हल्के फॉर्म में। तो ये इंडिया में तो देखने को नहीं मिलता है। इंडिया में हाँ, आप शिमला वगैरह साइड जाओगे या फिर ऊपर थोड़ा नॉर्थ की तरफ तो मिलती हैं चीजें। तो ये चप्पलों के निशान हैं। और यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो, ये रोड है। ऐसा रोड है क्या, या फिर वही कैंपस ये का जो पार्ट है, मतलब राइट? कैंपस का ही पार्ट है। कैंपस यहाँ ओके। पे क्लोज्ड नहीं होता है बट कंसिडर कर सकते हैं कि ये कैंपस के अंदर ही है। ओके। तो और एक ये वीडियो। ये मेरे अपार्टमेंट का विंडो व्यू है। तो इस दिन बहुत विंड चल रहा था तो मैंने ले लिया था वीडियो। काफी ये वीडियो काफी मुझे अच्छा लगता है। ओके। तो ये ये पूरे यूनिवर्सिटी अपार्टमेंट, है, मेन जो हाँ हाँ डिपार्टमेंट है, राइट? हाँ, ये पूरा यूनिवर्सिटी दिखता है यहाँ से। तो आप देख सकते हो इस तरह से हवा चल रहा है, और ये पत्ते पेड़ के हिल रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा डिफरेंट नहीं है यूरोप इंडिया से भी। चीजें सेम ही हैं, बस वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है, वहाँ की थोड़ा साफ सफाई हाँ ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, एंड सो ऑन हाँ। सो फोर्थ। तो और भी बहुत सारे पिक्स हैं, तुम लोग सारे पिक्स एंजॉय करते हैं। तो आप बने रहो हमारे साथ। तो यहाँ पे अब आपको बताएंगी श्वेता दीदी ये फोटो के बारे में। ये क्या है? ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ। नो सॉरी। हम्म। ये वाला बिल्डिंग वही बिल्डिंग है वहाँ पे जहाँ पे मैं बैठी हूँ। तो ये है बेसिकली स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऐसे डिपार्टमेंट्स का अलग अलग बिल्डिंग नहीं होता है, ये बहुत लंबा चौड़ा एक बिल्डिंग होगा, स्कूल ऑफ साइंस एंड ओके। टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सब कंप्यूटर साइंस मोस्टली, फिर सब कुछ इंजीनियरिंग यूनिट्स, मैथ यूनिट यहाँ पे है। एंड
पूरे बिल्डिंग के अंदर ही अलग अलग यूनिट्स है, और उन यूनिट्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल मैथ यूनिट में तुम्हारा मैथ सब्जेक्ट भी आएगा और मैथ एजुकेशन सब्जेक्ट भी आएगा। तो मेरा जो है वो मैथ सब्जेक्ट है मैथ यूनिट के अंदर, जो स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। तो ये स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बिल्डिंग है। ओके, इसमें से कौन सा नंबर का है बिल्डिंग? कौन सा यहाँ नंबर? नहीं, ये इधर से नहीं दिखता, क्योंकि मेरा जो रूम है वो उस तरफ है, मतलब इस वो साइड। ओके। अंदर की तरफ है। तो ओके। यहाँ से जो भी मतलब रूम्स तुम्हें दिखेंगे, तो वो एक भी रूम मेरा नहीं है। ओके। ठीक है, ये वाला। ये तो मेरा ऑफिस है जहाँ पर मैं अभी बैठी हूँ। ये मेरा पर्सनल कैबिन है एंड मुझे बहुत पसंद है ये कैबिन। ठीक है, तो ऐसे कैबिन मिलती है। अगर ऐसा हुआ, अगर कभी मैं जाऊंगा तो आपको वहाँ की सारी चीजें और भी दिखा पाऊंगा, अगर जाना हो पाया अगर यूरोप कभी तो। और यहाँ पे आप देख सकते हो। ये है क्रिसमस, प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन था ये बेसिकली। तो तो आप थोड़ा क्रिसमस एक्सप्लेन के कर दिन सकते हो प्रोफेसर्स को कौन कौन है? यहाँ पे मेरे सुपरवाइजर नहीं है बिकॉज ही वाज बिजी दैट डे। बाकी ओके। यहाँ पे जो भी मेंबर्स है वो सारे कोई भी हेड ऑफ द यूनिट भी नहीं है यहाँ पे, सारे प्रोफेसर्स हैं मैथ यूनिट के। एंड यहाँ पे सिर्फ एक लड़की जो पीछे शॉर्ट हेयर्स में है विद स्पेक्स, शी इज़ अनदर पीएचडी स्टूडेंट जो मैथ एजुकेशन सब्जेक्ट में है। ये आई क्या? एम द पीएचडी इन मैथ सब्जेक्ट। एंड बाकी जो लोग हैं वो सारे ऐसे, कोई सीनियर लेक्चरर है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई सीनियर प्रोफेसर है, सारे प्रोफेसर्स है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ किनको पे आपने बताया प्रोफेसर्स भी छोटे हेयर, ये क्या या फिर ये? मेरे जो रेड में है वो नहीं, उनके जो पीछे है वो ओके। एक और पीएचडी स्टूडेंट है। ओके। ओके, बाकी एंड सारे बाकी प्रोफेसर्स। बाकी सारे प्रोफेसर्स है यहाँ पे। एंड सब लोग नहीं आए थे बिकॉज जिनका मन होता है वही ज्वाइन करते हैं। एंड ऑल्सो जैसे 25th को यहाँ पे क्रिसमस है, बट यहाँ पे क्या होता है कि क्रिसमस मोस्टली इंसान फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करता है। तो अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अगर सेलिब्रेट करना है तो वो पहले कर लेते हैं सेलिब्रेशन। तो ये लास्ट वीक फ्राइडे का है। और ओके। अभी अभी 25th को सब लोग अब खुद के फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो क्रिसमस काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है फॉरेन में, यूरोप का तो बहुत स्पेशल डे हाँ, होता है। बिकॉज पूरे साल में उन्हें कोई छुट्टी मिलती नहीं है एक्सेप्ट फॉर द 28 डेज। 28 डेज को छोड़ के बस ये क्रिसमस के टाइम पे छुट्टी मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं लोग। ओके, और ये फोटो? ये वही मेरे कॉरिडोर से दिखाई देता है, मैं ओके, जिससे तो ये मेरे रोड्स रोड के इस पास। तरह के हैं ना? ऐसे रोड्स ये डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं ये सारे? हाँ, ये जो ब्लैक रोड जा रहा है, दो टाइप का रोड जो मिक्स होके हम्म। जा रहा है, वो डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा है सीधे। ओके, और ये सब मेन हाईवे ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, हाईवे तो यहाँ पे है नहीं। मतलब मैं जिस शहर में हूँ वहाँ पे कोई हाईवे नहीं है, बहुत ही छोटा शहर है। 15 मिनट में आप शहर के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँच जाओगे अगर आपके पास कार है तो। बिकॉज ओके। पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लोग दिखते नहीं है रास्ते में। एंड यहाँ पे कोई हाईवे नहीं है। ओके। ओके, ये ठीक है, बहुत ये सिंपल फोटो, रूल्स है। ये तो उसी का पार्ट है। हाँ हाँ, ये है जब मैं आई थी ऑटम में। बहुत खूबसूरत था, सारे रेड एंड ऑरेंज लिव्स, बहुत खूबसूरत था। आई थिंक ये 10 अक्टूबर, 11 या 12 अक्टूबर का पिक्चर होगा। ओके, तो ये साइकिलें, ऐसी साइकिल से ट्रैवल किया जाता है, राइट? हाँ हाँ, ये जो साइकिल दिख रहे हो ना वो सारे साइकिल स्टैंड्स है, तो आपको साइकिल साइकिल स्टैंड पर ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे लोग ना काफ़ी ज़्यादा रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे वहाँ पे ब्लैक कलर के छोटे छोटे ऐसे टैंक्स हम्म। दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे टैंक्स। वहाँ पे प्लास्टिक पैकेजेस आपको एक टैंक में रखना है, पेपर पैकेजेस एक टैंक पे रखना है, ग्लास पैकेजेस एक टैंक पे रखना है। तो ऐसे अलग अलग टैंक्स होते हैं, हर कोई अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी है वो जाके अलग अलग टैंक्स पे रखते हैं। फूड अलग से रखना है बिकॉज जो रिसाइकल होगा वो रिसाइकलिंग के लिए जाएगा। बाकी वेस्ट, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये हर कोई ओके। खुद से करता है। एंड हर कोई साफ रखता है यहाँ पे। तुम ऐसे कुछ भी रास्ते के साइड पे चॉकलेट का पेपर कुछ नहीं फेंक सकते हो। फेंक दोगे तो कोई आके तुम्हें बोल देगा कि व्हाई आर यू डूइंग दिस। ओके, तो काफी ज्यादा इसीलिए आप देख सकते हो बहुत ज्यादा साफ भी है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन ऑफिस है, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे कप्स दिखाई दे रहे हैं जो श्वेता ने खाली किए हैं सारे कॉफी पी पी के। नहीं, क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली
हमारे डिपार्टमेंट में कॉफ़ी मशीन है, तो जितना कॉफ़ी पीना चाहते हो पी सकते हो, अनलिमिटेड 24/7 कॉफ़ी अवेलेबल है। तो ये बेसिकली एक दिन का नहीं है, ये 3-4 दिन का कलेक्टेड कप्स है। मैंने ओके बाहर छोड़ा नहीं था, तो जैसे खत्म हो गया तो जाके डिश वॉशर है, डिश वॉशर में रख दो। जब डिश वॉशर फुल हो जाएगा तो उसको ऑन कर देना पड़ता है बस। ओके। तो ये थी ऑल पिक्स। तो आपको आई होप कि ये सारे पिक्स अच्छे लगे होंगे, बट अब पूछना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की बौछार करते हैं, कैसे हम पीएचडी कैसे करें, हम अब्रॉड कैसे जाए, जैसा कि आपका क्वेश्चन होता है, ये आप जानना चाहते हो, इसमें इंटरेस्टेड हो, तो इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं दीदी से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन, कैसे अब्रॉड जाए, आप बताओ, अब्रॉड तो जाने का रास्ता। कुछ वेबसाइट्स है। हम्म। एक का नाम मैं बता दूंगी, एकेडमिक पोजीशंस। हम्म। दूसरा है यूरेक्सेस। ये इन वेबसाइट्स में जो है सारे यूनिवर्सिटीज़ खुद के पीएचडी पोजीशंस का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मुझे यही से एडवर्टाइजमेंट मिला था। तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई का ऑप्शन होता है एंड सारा डिस्क्रिप्शन होता है कि कौन से टॉपिक में पीएचडी पोजीशन अवेलेबल है एंड क्या फंडिंग है। प्रोफेसर के ईमेल्स रहते हैं वहाँ पे, तो बस एडवर्टाइजमेंट में जाके क्लिक करना होता है एंड देखना होता है। एंड अगर तुम्हें पसंद है, वो अप्लाई करना चाहते हो, तो बस अप्लाई कर दो। एंड दूसरा तरीका है कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ का भी खुद का जो वेबसाइट होता है, वहाँ पे तुम देख सकते हो कि कौन से पोजीशंस अवेलेबल है एंड अवेलेबल नहीं है, बिकॉज सारे यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर नहीं करते हैं इन वेबसाइट्स में अपलोड करना। जैसे मेरे यूनिवर्सिटी ने ना अपलोड किया था, बट मुझे पता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। स्टॉकहोम में एक यूनिवर्सिटी है, वो लोग नहीं अपलोड करते हैं। उस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर जानना है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके ही देखना पड़ेगा। तो सबसे कन्वीनियंट वे तो यही है कि इन वेबसाइट्स को फॉलो करते रहो, डेली फॉलो करते रहो। अब सब्सक्रिप्शन ले लो सब्सक्रिप्शन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। ओके न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लो। तो ईमेल्स आते रहेंगे, 5 न्यू पोजीशंस एडेड, 6 न्यू पोजीशंस एडेड। एंड एंड यूर एक्सेस में फिल्टर कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, पीएचडी पोजीशन चाहिए, पोस्ट डॉक चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोजीशन चाहिए। फिल्टर करके उसको सेव कर दो, ताकि हर वीक तुम उसको उसी फिल्टर के साथ सर्च कर सकते हो एंड तुम देख सकते हो कि कौन से न्यू पोजीशंस अवेलेबल है। एंड ये जो है पूरे यूरोप के सारे पोजीशंस दिख जाते हैं अगर यूनिवर्सिटी उस वहाँ पे एडवर्टाइज कर रही है तो। ओके। तो सबसे पहला देखो, इतने ओवरऑल बातों से आपको एक चीज तो समझ आ गया कि यू हैव टू बी वेरी अवेयर। अगर आपको जाना है तो आपको अवेयर रह करके कंटिन्यूअसली फॉलो करना पड़ेगा। आपने कितने टाइम फॉलो किया था श्वेता? मुझे तो एक्चुअली पहले पता नहीं था कि कैसे करना होता है सब कुछ। तो मैं हम्म। मास्टर्स का जो थर्ड सेमेस्टर था, मैं थर्ड सेमेस्टर से मैं लोगों को मेल भेजती रहती थी कि कैसे पता कैसे करें कि कहाँ अप्लाई करना है। तो मुझे जिस यूनिवर्सिटी में जाना होता था, मैं वहाँ जाके ढूंढती थी किसी पीएचडी स्टूडेंट को मैथ डिपार्टमेंट में जो इंडियन है। तो कुछ लोग हेल्प करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, तो वही लोग बताते थे कि कैसे अप्लाई करना होता है, क्या क्या क्राइटेरियाज होता है, क्या इम्पोर्टेंट है ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत लोगों ने मुझे हेल्प किया है। एंड उसके बाद से ही आई वॉज बिंग एबल टू फाइंड पीएचडी पोजिशंस बेटर इन अ बेटर वे, क्योंकि पहले तो गूगल में जाकर क्या ही सर्च करे जब पता नहीं है सर्च क्या करता है। तो लोगों ने हेल्प किया था ऐसे ही। मतलब 6-7 महीने मुझे लगे थे सिर्फ यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने में, क्योंकि मैं क्या करती थी, मैं क्यूआर यूनिवर्सिटी रैंकिंग के वेबसाइट पे जाती थी एंड वहाँ पे जो भी कॉन्टिनेंट मुझे चाहिए, जैसे अगर मुझे यूरोप आना है, मैं यूरोप सिलेक्ट कर देती थी। कंट्रीज के भी ऑप्शंस होते हैं, तो सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है उस कंट्री में, उस यूरोप उस कॉन्टिनेंट में सब आ जाता था लिस्ट। तो मैं हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जा जाके देखती थी कि मैथ्स डिपार्टमेंट में क्या क्या पोजिशंस है, क्या 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 टॉपिक्स में वो लोग रिसर्च करते हैं। तो 6 to 7 months मुझे शॉर्ट लिस्ट करने में टाइम लग गया। एंड देन फिर मैं नोटिस करती थी कि कब पोजीशन आएगा, कब एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी करती थी एंड ये एकेडमिक पोजीशंस एंड यूरेक्सेस वाले सब में भी करती थी। सो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल मैंने उसको फॉलो किया एंड फाइनली मुझे कुछ मिला। ओके। तो आप देख सकते हो, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, एंड देन सेकेंडली अवेयर आपको होना होगा। तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हो वेबसाइट्स को। अब पैसों का प्रॉब्लम, अभी पैसे कैसे मैनेज होते हैं?
ओके, सो द थिंग इज़ दैट पीएचडी पोज़ीशन जब भी आता है, मैं यूरोप का बता सकती हूँ, तो वो हम्म। लोग फंडिंग के साथ ही आता है। बिना पैसे का पीएचडी का नहीं होता है यहाँ पे। ओके। बिना पैसे का कोई कोई भी वर्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो एंड जितना भी पैसा मिलता है सब मोर देन सफिशिएंट होता है। मैं स्वीडन के बारे में बोलूँ तो मुझे स्वीडिश करेंसी में जो भी मिलता है वो मोर देन वो ट्वाइस जितना मुझे चाहिए उससे ट्वाइस का भी ज़्यादा मिलता है। तुम एक जो पीएचडी ये सैलरी होता है उसमें यू कैन टेक केयर ऑफ योर एंटायर फैमिली। खुद के बारे में नहीं, पूरा फैमिली तुम देख सकते हो उस सैलरी में। लेकिन हाँ, ओके। जब आते हो तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है बिकॉज़ इफ यू वांट द सैलरी इन योर इंडियन बैंक अकाउंट तो काफ़ी ज़्यादा डिडक्शंस होता है, इंडियन बैंक अकाउंट में जाएगा, फिर उसको फिर कार्ड से जब भी यूज़ करोगे काफ़ी काफ़ी डिडक्शंस होता है। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था जब तक नया बैंक अकाउंट नहीं मिल जाता है तो। एंड टाइम लगता है पूरा प्रोसेस में टाइम लगता है। मुझे बैंक अकाउंट 2 महीने बाद मिला था तो 2 महीने के लिए आई हैड टू सफ़र। बट ओके। अभी इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। बट अगर यस, इंडियन स्टार्टिंग में करेंसी में प्रॉब्लम बोले आती तो है। कितने पैसे मिलते हैं इंडियन मतलब? करेंसी में बोलोगे तो सैलरी के हिसाब से आई थिंक इट्स लेट मी चेक 29। आज के टाइम पे विदाउट टैक्स जो मेरा सैलरी है वो है 2,30,701 रुपीज़ विदाउट टैक्स। टैक्स देना पड़ता है 32% एंड वो जो टैक्स दोगे वो आपको बाद में इन फ्यूचर आपका रिटायरमेंट का जो पैसा होता है वहीं से आता है वो सारे पैसे। ओके। तो विदाउट टैक्स इतना है। एंड मेरा जो अपार्टमेंट है उसका रेंट है 5,700 क्रोनास। जो मेरा सैलरी है वह 29,100 क्रोनास। सो 5,700 प्लस मैं तो बहुत ही कम खाती हूँ, मैं 1,600 लगा दूंगी तो 8,000 भी क्रॉस नहीं होता है। वो है तुम्हारा एसेंशियल कॉस्ट जो भी ज़रूरत है। एंड बस यहाँ पे 52 नहीं 26 क्रोन्स है बस का फीस। बट मुझे बस चाहिए नहीं होता है क्योंकि मैं 100 मीटर की दूरी पे रहती हूँ। तो एज यू कैन सी कि विद इन 9,000 क्रोन्स पूरा महीने का सब कुछ हो जाता है। एंड सैलरी मुझे जितना मिलता है टैक्स के बाद वो होगा समथिंग 22,000 क्रोन्स। सो यू कैन सी हाउ मच आई कैन सेव एवरी मंथ। उस पैसे में पूरा फैमिली तुम देख सकते हो। मतलब अगर कोई मैरिड है जिसके बच्चे हैं वो लोग भी उस सैलरी में रह सकते हैं। लेकिन द ओके। सेम थिंग इज नॉट विद द ईस्ट वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में जैसे यूके हो गया, आयरलैंड हो गया, वहाँ पे जितना मिलता है वो सफिशिएंट मिलता है। बट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। आप ईस्टर्न यूरोप की तरफ आओगे जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, जर्मनी, फ्रांस, इस तरफ जो है मोर देन सफिशिएंट मिलता है। ओके, तो गवर्नमेंट पे करती है या फिर कॉलेज का अपना एक फंड होता है? नहीं, ये डिपेंड करता है कॉलेज तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट का फंडिंग एजेंसी कौन है उस पर डिपेंड करता है। तो ओके। मेरे प्रोजेक्ट का जो फंडिंग एजेंसी है वो स्वीडिश रिसर्च काउंसिल है। तो जैसे इंडिया में हमारे हमारा जो काउंसिल है यूजीसी, सी एस आई एम। ऐसे ही यहाँ पे इनका काउंसिल है। तो वो काउंसिल पे कर रही है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी मुझे पे कर रही है। ठीक है, तो देखो पैसों का प्रॉब्लम तो होगा नहीं, ये दीदी ने इतना अच्छे से बता दिया सारी चीजें। अब स्टार्टिंग में होगा, हाँ, फिर नहीं उसके होगा। बाद मैनेज हो जाएगी चीजें। तो स्टार्टिंग में भी फ्लाइट्स वगैरह के कितने खर्चे आ जाते हैं ऑलमोस्ट? हाँ, स्टार्टिंग में यार इन्वेस्टमेंट होता है वो 35,000 वन वे ट्रैवल फेयर है। प्लस ओके। आपका जो भी स्टार्टिंग में जो वीज़ा वगैरह है होता है वो उसमें भी 7,500 मुझे मेरा लगा था। तो ये दो कॉस्ट है। और 2 महीने में आई थिंक 1 लाख टू 1,50,000 तो चाहिए होगा। ओके, सो 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं। हम्म। तो ये है ओवरऑल। अब एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का? कॉलेज एनवायरनमेंट और स्वीडन एनवायरनमेंट? हाँ, तो एनवायरनमेंट जैसे कि अंदर तो बिल्कुल ठंड नहीं है। मुझे एक्चुअली मैंने आज ज़्यादा पहन लिया है स्वेटर, मुझे गर्मी लग रही है। मैंने टेम्परेचर भी काफ़ी कम रखा है अभी रूम का। तो अंदर पूरा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। अंदर तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस में रहता है एंड देन आप रेगुलेट भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। बट 1 to 2 डिग्रीज़ का ही ऊपर-नीचे आप कर सकते हो। बाहर तो बहुत ही ठंड रहती है एंड उसके लिए जैकेट्स मिलते हैं तो जैकेट्स पहनो, ठंड चली गई एंड देन अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी अगर वर्क एनवायरनमेंट की बात करें मैं कंपेयर नहीं करूँगी ज़्यादा। बट आई विल से कि यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ऑसम है।
ओके। मैंने ऑब्वियसली पीएचडी तो नहीं किया है इंडिया में, मैंने मास्टर्स किया था। मैंने अपने प्रोजेक्ट मास्टर्स प्रोजेक्ट के अलावा मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे इंडिया में। मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, एंड मैं जब यहाँ पे आई तो एवरीथिंग वाज शॉकिंग फॉर मी। पीपल आर वेरी वेरी हेल्पिंग। उम, तो वर्क कल्चर यहाँ का बहुत ऑसम है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, कभी भी आओ, कभी भी जाओ। सुबह मैं तो आती हूँ दोपहर के 12 बजे, क्योंकि यहाँ ओके। पे क्या होता है, सुबह 8 बजे आएँगे एंड 5 बजे चले जाएँगे, बिकॉज़ इनके लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब मेरे रूम में कोई फैमिली है नहीं, तो मैं 12 बजे आती हूँ, 9-10 बजे जाती हूँ, तो कोई यहाँ पे आपको कुछ बोलेगा नहीं कि सुबह आओ, इतने बजे आओ। बस क्लास होगा तो फिर जाना पड़ेगा। अगर क्लास नहीं है तो जब चाहे आओ, क्योंकि मेरे प्रोफ़ेसर ने मुझे यही बोला था कि आई डोंट केयर हाउ यू मैनेज योर टाइम, ऑल जो मैटर करता है वो तुम्हारा काम मैटर करता है। अगर तुम्हारा काम सही है तो तुम अपना टाइम कैसे भी मैनेज कर सकते हो। एंड या एंड प्रोफ़ेसर्स बहुत हेल्पफुल है यहाँ पर। जैसे मेरे जो सुपरवाइज़र है, वो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वो आ गए थे मुझे बस स्टेशन पिकअप करने यूनिवर्सिटी में। जब मैं पहले दिन आई थी, मैं 8 रात के 8 बजे पहुँची थी यहाँ पे। उन्होंने मुझे पिकअप किया, एंड बाकी जितनी भी फ़ॉर्मेलिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, तो जितना भी प्रोसेस है सब में उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। एंड लोग बहुत हेल्पफुल है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, कोई स्ट्रेस नहीं है। बस एक ही काम है, बैठ के पढ़ाई करो। ओके। तो अल्टीमेटली हाँ, पढ़ना बस तो एक पड़ेगा। चीज़ है कि खुद का खाना खुद बनाना पड़ेगा, सब अपना काम खुद से करना पड़ेगा, बिल्स, प्लम्बर को बुलाना है, कारपेंटर को बुलाना है, लाइट लगाना है, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, सब खुद से करना पड़ेगा। वो स्टूडेंट लाइफ़ जो इंडिया में हम जीते हैं, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ ओके। यहाँ का लाइफ़ थोड़ा अलग है। ओके। और खाने पीने का मेस का क्या सिस्टम है? वही मतलब तुम्हें अपार्टमेंट मिल जाएगा पूरा एक। ओके। पूरा अपार्टमेंट तुम्हारा है, वहाँ पे वो लोग किचन भी दे देंगे। तुम किचन में अपना खाना बनाओ, फिर किचन जो बर्तन वगैरह होते हैं वो सब मिल जाता है। पूरा एक अपार्टमेंट, फर्निश्ड अपार्टमेंट विथ एवरीथिंग दैट यू नीड टू लिव इन एन अपार्टमेंट। मतलब सर्व भी दे देंगे तुम्हें, डिश वॉशर भी दे देंगे, सब दे देंगे। बट अब सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। ओके। और सिक्योरिटीज कैसा है? सिक्योर है सब? सिक्योरिटी के मामले में आई वुड से कि आई हर्ड कि चोरी होता है, बट ओके। इसलिए सब मुझे बोलते हैं कि दरवाज़ा लॉक करके जाया करो। बट उसके अलावा आई वुड से कि फॉर अ गर्ल the place is very secure. I have never felt any kind of insecurity while in Sweden till now. मुझे काफ़ी सिक्योर फील होता है यहाँ पे ऑन द स्ट्रीट्स। बाकी पता नहीं, चोर आ सकता है, दरवाज़ा कभी कभी कहीं से तोड़ भी आ के चले सकता है। जाते हैं। तो क्लासेस कैसे होते हैं? जैसे आईटीज के क्लासेस और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? इनके क्लास हाँ, कल्चर और सारी चीज़ों में? तो यहाँ पे जो क्लासेस है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, वो मतलब आप पूरे ऐसा नहीं है कि एक ही साल में कंप्लीट करना पड़ेगा सारे क्रेडिट्स, या फिर 2 साल में। तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी तुम्हें 3 साल में कंप्लीट करो तुम अपने सारे कोर्स क्रेडिट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्लासेस का ये है कि सुबह 8 बजे रहता है क्लास, तो जैसे आईआईटी मद्रास में सुबह 8 बजे होता था हमारा क्लास, वैसे ही 8 बजे जाना पड़ता है। बट डिफरेंस मुझे एक चीज़ ये लगा कि यहाँ पे क्लासेस जो थे बहुत ही मतलब इंटरैक्टिव होता है। जैसे ओके। प्रोफ़ेसर अगर कुछ बोलेगा तो उसके बाद स्टूडेंट्स होते हैं जो जो क्वेश्चंस करते हैं, फिर प्रोफ़ेसर बोलते हैं, फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं। मतलब एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन होता है यहाँ के क्लासेस में। ऐसा ओके। नहीं है कि प्रोफ़ेसर आए, उन्होंने वो बोलते चले गए, फिर वो क्लास खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है। एंड मैंने एक्चुअली अभी अभी भी कोई भी मैथ का कोर्स कोई क्लास जॉइन नहीं किया, बिकॉज़ मैं अक्टूबर में आई थी, तो सेमेस्टर तब तक स्टार्ट हो चुका था। बस मैंने एक कोर्स जॉइन किया था, वो कुछ रिसर्च थीसिस एंड प्लानिंग के ऊपर था। मतलब वहाँ पे सिखाते हैं कि तुम्हारे रिसर्च एथिक्स के बारे में, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज़ अ पीएचडी स्टूडेंट, एंड पूरे अपने पीएचडी को कैसे प्लान करना है। एंड वहाँ पे अपने अपने प्रोजेक्ट को लेकर कुछ हर कुछ दिनों बाद यू विल हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन कि तो अपने प्रॉब्लम को, मतलब अपने पीएचडी प्रोजेक्ट को बाकी ऑडियंस को आप कैसे समझा सकते हो। तो आई वुड से कि पहले प्रेजेंटेशन से लास्ट प्रेजेंटेशन तक मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस फील आया।
कि मैं भी मैं भी खड़े होके बोल सकती हूँ, बिकॉज़ मैं एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन थी, अभी भी हूँ, एंड ये मुझे मुझे फ़ियर अभी ऑफ पता चल पब्लिक रहा है। स्पीकिंग है। मुझे तो लगा नहीं हाँ? था आईटीज में मुझे लगता था सबसे चिल्ड, कुछ भी बोल दे मतलब एज ए बिंदास गर्ल, लेकिन अब मुझे मतलब पता चला। पब्लिक स्पीकिंग, फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मेरा ओके। हमेशा से था, क्योंकि मैं कभी भी क्लास में भी कुछ भी नहीं बोलती थी। कोई टीचर पूछ भी ले तो तब भी मैं कुछ नहीं बोलती थी, हाँ, क्योंकि ये मुझे डाउट भी पूछने के बेसिक लिए मुझे बोलती तू पूछ नहीं पर बालाजी सर से डाउट पूछ। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे जब मैं बहुत सारे लोगों के सामने खड़े होके प्रेज़ेंटेशन दे रही थी, तो अभी मुझे आता है लोगों के सामने बोलना, पहले तो बिल्कुल नहीं आता था। तो ये एक छोटा डिफ़रेंस मैं बता सकती हूँ। ओके। तो काफी कुछ आपको आइडिया मिला होगा कि वहां पे अगर आप फॉरेन से करना चाहते हो तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योर है लाइफ, एज अ गर्ल भी आप सिक्योर होते हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है तो ये तो आपने एक्सप्लेन कर ही दिया है। हाउ योर मैथ्स कैरियर स्टार्टेड, नाउ एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और फटाफट एक रिकैप ले लेते हैं फटाक से। मैथ करियर स्टार्टेड, आई रिमेंबर जब मैं छोटी सी थी तो मैं पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रही थी, तो ओके। मुझे लगा था कि यार इतना सिंपल सा प्रूफ है इसका, तो इतना मतलब इतना फेमस क्यों बना दिया इस थ्योरम को, जब इसका प्रूफ इतना सिंपल है। तो मुझे लगता था कि यार मे बी थ्योरम्स देना बहुत सिंपल होता है। तो मुझे तब पता नहीं था कि यार क्या होता है क्या नहीं होता, बट मुझे मैथ्स में बचपन से इंटरेस्ट था। बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, आई थिंक हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक आई वाज डिस्ट्रैक्टेड। बट जब मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया, आई वुड से कि पीएचडी करने का जो थॉट था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया व्हेन आई केम टू द लास्ट सेमेस्टर, जब मैं प्रोजेक्ट कर रही थी। मुझे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ही रिसर्च करना था, बट जब मैंने फिर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया कॉम्बिनेटोरियल मैट्रिक्स थ्योरी में, मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, एंड वहीं से एक्चुअली मेरा क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स मैट्रिक्स थ्योरी जग गया। ओके। तो वहां से मैट्रिक्स थ्योरी पे चीजें करनी स्टार्ट की। मैट्रिक्स थ्योरी में कुछ बता सकते हो कि क्या क्या है, क्या चीज पढ़ना होता है, कैसा है, ये क्या चीज है, तो मतलब देख, एमएससी के मैट्रिक्स कोर्स थ्योरी से या बीएससी के कोर्स से कैसे रिलेटेड है बेसिकली। जो जो मेरा जो पीएचडी टॉपिक है, जो वो रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ हम जो भी पढ़ते हैं वो मैट्रिसेस के ऊपर पढ़ते हैं। अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैट्रिक्स पेंसिल्स के रिलेटेड पढ़ रही हूँ। सो व्हाट इज़ अ सो मैट्रिक्स पेंसिल कुछ नहीं होता है, एक मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल ले लो। सो कोई भी पॉलिनॉमियल है, वहाँ पे कोएफिशिएंट्स को मैट्रिसेस से ओके, एक्सचेंज कर रिप्लेस दो, कर। सो नाउ इट्स अ मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल। सो हम्म। मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल से का कोई भी एक लीनियर मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल उठा लो, सो अ लीनियर मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल इज बेसिकली मैट्रिक्स पेंसिल। सो ये सबसे इजीएस्ट वे है इसको समझने के लिए। तो मैं मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल में रिसर्च कर रही हूँ, सॉरी मैट्रिक्स पेंसिल्स में फिलहाल रिसर्च कर रही हूँ, ओके। एंड ये आई थिंक सो हमारे सिलेबस का पार्ट होता नहीं है मास्टर्स तक, ये एडवांस मैट्रिक्स थ्योरी में ही आता है। ओके। एंड लाइक आप किसको श्रेय देना चाहोगे अपने मैथ्स करियर का? आई डोंट नो। कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई हाँ, आई टीचर? हैड डेफ़िनेटली है। आई हाँ। वुड से सौनक मिश्रा सर, हम्म। बिकॉज़ उन्होंने काफ़ी मुझे एडवाइस किया है कि कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ अप्लाई नहीं करना चाहिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली उन्होंने मेरा रिकमेंडेशन लेटर लिखा था, तो ओके। जिसकी वजह से मेरा एडमिशन हो पाया। सो हिम, देन आई वुड से प्रोफेसर सुमेश, ही इज़ अनदर ग्रेट हेल्पफुल पर्सन। ही उन्होंने भी मेरे काफ़ी सारे रिकमेंडेशन लेटर्स लिखे थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि इन लोगों से मैं इतना लिखवा रही हूँ, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बोलेंगे तुम्हारा हो नहीं रहा है कहीं पे, मैं नहीं लिख रहा हूँ और कोई लेटर वेटर। बट ओके। उन्होंने बहुत सारे, दोनों ने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, एंड देन आई वुड से जहाँ से मैंने एक प्रोजेक्ट किया था आईटी बॉम्बे से, तो वो जो प्रोफेसर थे उनके साथ मेरा काफ़ी एक पॉजिटिव रिसर्च इंटरेक्शन रहा है। तो उन्होंने भी एक वो लिखा था रिकमेंडेशन लेटर, तो यहाँ पे इन लोगों ने ही लिखा था। सो या थैंक्स टू देम, बिकॉज उन्होंने वो लेटर लिखा। उसके अलावा उसके उसके बिना तो मतलब कोई पीएचडी में अप्लाई कर ही नहीं सकते हो रिकमेंडेशन लेटर के बिना। बाकी या आई थिंक सो, दैट्स इट। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक मेरे स्कूल के टीचर थे जिनकी वजह से मैं मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट था, उनका नाम है कल्लोल सरकार। तो उनको मैं हमेशा मेरे लिए, ही इज़ द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। उनके बिना मैं कभी मैथ्स सीख नहीं पाती। ओके।
ठीक है, तो और खाने पीने का वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ऐसा इश्यूज, अगर जो नॉन वेज नहीं है, हाँ, हाँ, वेज बहुत वाले। सारी। मैं तो चिकन वाली नॉन वेजिटेरियन हूँ, फिर भी मुझे खाने को नहीं मिलता है। यहाँ पे मोस्टली नॉन वेज बोलो तो लोग मीट खाते हैं, सो इट्स बेसिकली रेड मीट, बीफ, पोर्क, लैम्ब। तो नॉन वेज के लिए तो वेज के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है। मैं एक बार वेजिटेरियन खाना खाने के लिए गई थी कहीं पे, एंड वहाँ पे मुझे चावल के साथ कुछ पकौड़े थे और मेयोनीज का सॉस दे दिया था। बस ओके। वही खाना था। ओके। तो फिर मैं बट हाँ, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, सो जो आपको सैलरी मिलता है यू कैन डेफिनेटली अफोर्ड टू बाई फूड फ्रॉम इंडियन रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ पे मैं जहाँ से खाती हूँ वो एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है यहाँ पे मेरे बिल्डिंग के नीचे। बट एज यू नो, इंडिया पाकिस्तान का फूड ईटिंग तो स्पाइसेस का तो लगभग सेम सेम। ही कॉम्बिनेशन होता है, तो मैं वहाँ से खाती हूँ। मैं वेज नॉन वेज वहीं से खाती हूँ सब। और बाकी अगर वेजिटेरियन हो तो यार प्रॉब्लम होगा, ओके। एंड नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर अगर इजी हो जाएगा, अगर इफ यू कंज्यूम रेड मीट टू। तो मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि जो हमारा रीशा है, जिसमें रितु मैम और शशि सर है, तो रितु मैम श्वेता दीदी के साथ ही जाकर के नॉनवेज खाती थी आईआईटीज में भी। मैं एक वेजिटेरियन पर्सन, तो दिक्कत होता है वेजिटेरियन वालों को, ये बैड न्यूज़ है। और हेल्थ इश्यूज कैसा होता है, ठंड लगता है वहाँ पे, हाँ, जैसे टेम्परेचर। मुझे कोविड हुआ था तो कोविड के बाद से काफ़ी मेरा इम्यूनिटी पावर कम हो गया है, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ठंड लगता है। जैसे यहाँ पे लोग जीन्स पहन के निकल लेते हैं, मुझे जीन्स के साथ वुलन टाइट्स पहनना पड़ता है अगर जब बाहर जाना है तो ठंड तो है। एंड हेल्थ प्रॉब्लम उतना कुछ है नहीं यार, हम सब लोग अंडर 30 है, इतना कुछ मतलब अगर अगर कोई किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो ही शुड बी वेरी केयरफुल विथ हिज हेल्थ, बिकॉज यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है, तुम जाओगे तुम्हें मेडिसिन नहीं मिलेंगे, वो लोग तुम्हें बोलेंगे कि वेट फॉर 1 मंथ, अगर सिचुएशन बिगड़ती है देन तुम आना। क्योंकि मैं अपने मेरे टीथ में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैं 2 बार जाके मैं 20,000 खर्च कर चुकी हूँ, फिर भी वो लोग मेरा रूट कनाल नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हें चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर वो चीज़ अगर एक्सरे या कोई भी वो टेस्ट करते हैं उसमें अगर उन्हें कुछ नहीं दिखता है, दे वोंट गिव यू एनी मेडिसिन, दे वोंट डू एनीथिंग। ओके, तो ये सो थोड़ा सा। इसीलिए वेरी बी वेरी केयरफुल विथ योर हेल्थ, स्पेशली इन स्वीडन। ओके, मन लगता है वहाँ पे। नहीं लगता है, एकदम नहीं लगता है। रूम के अंदर कोई है नहीं, अकेले अकेले बैठे रहेंगे। मैं तो सोती रहती हूँ 2 दिन में, मुझे याद है मैं इतनी सोई 2 दिन कि मेरी किडनीज पेन करने लग रहे थे, क्योंकि मैं सोई रही थी, ना पानी पी रही थी ना कुछ कर रही किडनी थी, का उठी थी दर्द पता खा के चलता है, सोती थी। किडनी में हाँ, कहाँ पे दर्द है, ये पता चल हाँ, जाता मुझे है। पता है, मुझे पता है मेरे मेरे पोजीशन किडनीज वाइज। कहाँ पे है। ओके। हाँ। मन बिल्कुल नहीं लगता, इसीलिए तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, इसीलिए इतने सारे खाने की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं यहीं पे रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, सिर्फ ओके। सोने जाती हूँ रात को। ओके, वर्क कल्चर कैसा है वहाँ का? वर्क कल्चर तो बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने कहा, पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर हु यू आर, दे आर नॉट रूड एट ऑल। जैसे मैंने एक कंपनी में, मैंने यहाँ पे आने से पहले एक एज अ ट्यूटर काम किया था, बहुत ही बेकार का वर्क कल्चर था उस कंपनी का, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, किसी को भी मेल कर दो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। पीपल विल फॉर यू, फॉर देम यू आर जस्ट अ लेबर हु इज वर्किंग फॉर द कंपनी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, एवरीबडी इज रिस्पेक्टेड, इवन द हेड ऑफ द सब्जेक्ट विल रिस्पेक्ट यू। जब मैं आई थी, आई रिमेम्बर एक कोई प्रोफेसर थे यहाँ पे, जो मेरे रूम में खुद आके उन्होंने बोला था कि आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, आई एम वन ऑफ योर एम्प्लॉयज, बिकॉज उनके नज़र में आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम एन एम्प्लॉय, सो दे विल रिस्पेक्ट यू एज एन एम्प्लॉय। ओके, तो देख सकते हो आप कि ये थोड़ा डिफरेंस इंडिया और बाहर के फॉरेन में हो जाता है, क्योंकि एज अ पीएचडी स्टूडेंट वो लोग एज ए एम्प्लॉय ट्रीट करते हैं, मतलब आपके साथ काफ़ी अच्छा बिहेवियर होता है। ये थोड़ा सा है डिफरेंस। अब कौन सा एग्जाम दे या कैसे मेल करे प्रोफेसर्स को, थोड़ा सा इस पे अगर कुछ बताओ तो। ओके, सो कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, बस आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है दैट मैटर्स।
And if I say research experience, I mean your master's project or any research project that you have done after your master's. लेकिन अगर मास्टर्स प्रोजेक्ट नहीं है तो ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान यहाँ पे पोस्ट कर रहा है कि मेरे पास एक एडवर्टाइजमेंट है पीएचडी पोजीशन के लिए, तो बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, स्वीडन से लोग अप्लाई कर रहे हैं, जर्मनी से कर रहे हैं, बहुत सारे जगह से कर रहे हैं। तो अगर सबके पास अगर मास्टर्स प्रोजेक्ट है और तुम्हारे पास मास्टर्स प्रोजेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली दे विल किक यू आउट। वो तुम्हारे सीवी में अगर नहीं होगा तो वो क्यों क्यों आगे जाएंगे with the application process. So master's project is the most important thing, and अगर उस मास्टर्स प्रोजेक्ट में यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च देन इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहे हो रिसर्च, जैसे मेरे मास्टर्स प्रोजेक्ट में कोई रिसर्च नहीं था, तो इसलिए मुझे पता था मेरा नहीं होने वाला, तो इसलिए मैंने बहुत फाइट मार के मैंने कुछ और रिसर्च प्रोजेक्ट्स ढूंढे, फिर उसके बेसिस पे मुझे एक्चुअली यहाँ पे मिला है एडमिशन बिकॉज ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ओके, तो आप कुछ सजेशन देना चाहोगे न्यू जनरेशन्स के लिए? कुछ रह गया अगर तो कुछ बताना चाहते तो हो? मैं तो पहले यही कहूँगी कि यार पहले खुद से पूछ लो कि बाहर क्यों जाना है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें बाहर ही जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए या पीएचडी के लिए। तो खुद से पूछो दैट व्हाई डू यू वांट टू डू अ पीएचडी, व्हाई डू यू वांट टू गो आउटसाइड इंडिया। बिकॉज मेरे रीजंस अलग है, मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए नहीं आई थी कि मुझे अच्छा क्वालिटी चाहिए रिसर्च का, वो इंडिया में भी है। उसके अलावा भी मेरे काफ़ी अलग पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने चूज़ किया कि मैं क्यों बाहर जाना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ एज अ स्टूडेंट इन इंडिया इज़ नॉट सेम एज लाइफ एज अ स्टूडेंट इन यूरोपियन कंट्रीज और यूएस का मुझे नहीं पता। यहाँ पे यू आर एन एडल्ट, यू विल हैव टू लिव एन एडल्ट लाइफ, यू विल हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच इज नॉट easy. So be sure why you want to go outside India, and उसके बाद बी श्योर कि कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना है, क्योंकि जैसे इंडिया में अगर तुम्हारा आई थिंक जो इंटरव्यू होता है वो सिर्फ नॉट बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक के ऊपर, वो इंटरव्यू बेस्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे अलग है, यहाँ अप्लाई करने के लिए यू विल हैव टू वो जो इंटरव्यू होगा वो कंप्लीटली रिसर्च टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा। सो यू हैव टू बी श्योर कि कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना है। अगर उस टॉपिक पे तुम घुस जाते हो तो उससे तुम टॉपिक चेंज नहीं कर सकते हो। तुम प्रोफेसर ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे इस टॉपिक पे अब रिसर्च नहीं करना, मुझे दूसरे टॉपिक पे रिसर्च करना है, क्योंकि तुम्हारा जो पैसा आ रहा है वो उसी टॉपिक और उसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा आ रहा है। ओके, तो हमें प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा डिसाइडेड होना पड़ेगा पहले से ही आपको, क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट करते हो वो अपने आईटीज लाइक अपने मास्टर्स में प्रोजेक्ट और सेमिनार दैट मैटर्स, जैसे दीदी ने बताया। फिर आपको मेल्स करने हैं प्रोफेसर्स को, जितने ज़्यादा प्रोफेसर को मेल करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं। और दूसरा चीज़ कि आप वेबसाइट्स को फॉलो करोगे, और जैसा दीदी ने बताया उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जा करके आप वेबसाइट्स पे जाके एडवर्टाइजमेंट्स देख सकते हो। तो बहुत सारे एड्स आते रहते हैं अलग अलग चीज़ों के, मतलब अलग अलग कॉलेजेस में पीएचडी करने अभी के। मैं ये बता सकती हूँ कि केटीएच एक यूनिवर्सिटी है स्वीडन में, तो हम्म, उसका आई थिंक अभी ओपन है एप्लीकेशन प्रोसेस, बट वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए है। एंड एक और यूनिवर्सिटी है आल्टो यूनिवर्सिटी इन फिनलैंड, वहाँ पे आई थिंक प्योर मैथमेटिक्स पे भी पीएचडी पोजीशंस अभी फिलहाल ऑन है, मतलब ओपन है। सो अगर किसी को अप्लाई करना है तो जाके अप्लाई देख लो, अगर अप्लाई करना है तो कर दो। ओके। ओके, तो फाइनली हम कुछ रैपिड फायर राउंड करते हैं, फटाफट कुछ क्वेश्चन करते हैं, श्वेता दी को और जानते हैं। चलो श्वेता आप बताओ कि इंडिया और अब्रॉड? अब्रॉड। अब्रॉड, वेरी गुड। भारत माता की जय नहीं? सॉरी। ठीक है, भारत माता की जय ना, मतलब भारत। ऑब्वियसली भारत माता की जय, बट मुझे यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि क्योंकि ओके पता नहीं क्यों लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ओके ओके, ये पर्सनल रीजंस है, ठीक है। सिंगल और रिलेशनशिप? सिंगल। ओके, तो मौका है आप लोग के लिए, आप भी अच्छे से मेहनत करो। रीडिंग बुक्स और वॉचिंग लेक्चर्स? हाँ, रीडिंग बुक्स डेफिनेटली। ये तो मुझे भी पता था, ये आंसर्स तो हमें आईटीज में मैं देखता था। तो एनालिसिस और एनालिसिस और अलजेब्रा क्या? अलजबरा। ओके, प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स? इंटरसेक्शन। नो सेकंड, नो थर्ड ऑप्शन, ओनली दो ऑप्शन। तो फिर प्योर मैथ, अगर अगर थर्ड ऑप्शन नहीं है तो।
ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं वीडियो को। आई होप कि आपको सारी कुछ चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट सारी चीज़ें आई थिंक कवर कर ली हमने। और कुछ आपको बताना है? आई थिंक सब कवर हो चुका है। ओके, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए एंड सिर्फ मैं इतना ही। ये बोल सकती हूँ कि अगर किसी के पास मास्टर्स प्रोजेक्ट नहीं है एंड अगर और अगर है भी, और अगर आपने रिसर्च नहीं किया अपने मास्टर्स प्रोजेक्ट में, तो आप इंडिया में ही रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। बस प्रोफेसर्स को मेल भेजते रहो, बहुत कम चांसेस है कि कोई बोलेगा हाँ कि हाँ दैट ही वांट्स टू गिव यू अ प्रोजेक्ट, बट अगर 50 को मेल भेजोगे तो एक तो हाँ बोलेगा ही। सो यू हैव टू बी ready with rejections will be there for sure, but अगर किसी एक ने भी हाँ बोला है out of 50, then इट इज़ यही गुड। चाहिए था। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच टू शेयरिंग ऑल योर सच नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। Thanks for having me.